नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज जानेंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में, जो यूक्रेन में चल रही युद्ध के बारे में। अभी जो पुतिन साहब और जेलेंस्की साहब के बीच जो वार्ता हुआ है, इनडायरेक्टली जो प्रतिनिधि भेजा गया था बेलारूस के अंदर, वो वार्ता बेनतीजा रही। उसके बहुत सारे कारण हैं और पुतिन साहब ने इसी दौरान इसी क्रम में 3 शर्तें रखे हैं जिनसे युद्ध रोका जाए। पुतिन साहब का अगर ये 3 शर्त यूक्रेन मान लेती है तो हम युद्ध रोक देंगे। आगे देखते हैं कि ये तीनों युद्ध क्या है। सबसे पहले जो समझौता हुआ है, यहाँ पे जो पीस वार्ता के लिए दोनों देश गए थे, वो बेलारूस के अंदर गए थे। बेलारूस में एक जगह है गोमेल करके, यहाँ पे है वो जगह, यहाँ पे पीस वार्ता हुआ। दोनों में बातें हुई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। और जेलेंस्की साहब का मानना था कि हम अगर पीस वार्ता में नहीं जाते तो हमारी जो जनता है वो सोचेगी कि हमारी जो सरकार है वो प्रयास नहीं कर रही है शांति के लिए, देश को अनावश्यक रूप से युद्ध में झोंक रही है। तो हम देखते हैं कि पुतिन ने जो 3 शर्त रखा, वो 3 शर्त क्या है। वो 3 शर्त जो रखा गया वो गोमेल वार्ता में नहीं रखा गया। इसके बीच एक और किस्सा है कि जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन साहब, वो बीच में आए हैं मध्यस्थता के लिए कि युद्ध को किसी तरह रोका जाए। तो मैक्रोन साहब का पुतिन से लगभग 1.5 घंटे फोन पे बात हुई, टेलीफोन पे बात हुई। उसमें ये बातें निकल के आई कि पुतिन ने मैक्रोन साहब के पास 3 शर्तें रखी है जिससे हम युद्ध रोक देंगे। वो 3 शर्तें क्या है। पहला शर्त जो है वो क्रीमिया पे जो पुतिन का अधिकार है, उसकी जो संप्रभुता को मान्यता दिया जाए। मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन जो है वो क्रीमिया को, यहाँ पे जो क्रीमिया है इस पे रसिया का कब्जा का वो मान्यता प्रदान करे कि अब क्रीमिया पूरी तरह से रसिया का है। लेकिन यूक्रेन ये कभी नहीं मान सकता। ये पहला शर्त भी यूक्रेन के खिलाफ ही जाता है कि यूक्रेन कैसे, जिसके लिए वो युद्ध में अपने आप को झोंका है, अपने संप्रभुता के लिए लड़ रहा है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों पे रसिया का कब्जा होते जा रहा है, आखिर क्यों वो अपना हिस्सा को रसिया का हिस्सा मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पहला शर्त ये था। दूसरा शर्त ये था कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो जाए। विसैन्यीकरण का मतलब कि यूक्रेन जो है अपनी सेना को खत्म कर दे। सेना को खत्म करने का मतलब समझ रहे हैं कि फिर उस देश के पास सुरक्षा के नाम पे रह क्या जाएगा। तो दूसरा शर्त भी एक निरर्थक ही है। जेलेंस्की साहब कभी नहीं मानेंगे कि सेना को हम खत्म कर देंगे और अपने देश को ऐसे भगवान भरोसे छोड़ देंगे। उसके बाद जो तीसरा शर्त पुतिन ने रखा है मैक्रोन साहब के पास, वो यूक्रेन जो है अपनी स्थिति तटस्थ बनाए रखे। तटस्थ कहने का मतलब है कि यूक्रेन जो है वो ना तो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो, ना तो नाटो में जाने के लिए छटपटाए, और ना तो इधर ना तो उधर, अपना शांत से रहे। लेकिन आप जानते होंगे जेलेंस्की साहब जो चुनाव जीत के आए हैं उसी वक्त से कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे और नाटो का मेंबर भी बनेंगे। तो ये मैक्रोन साहब है फ्रांस के राष्ट्रपति। इन्होंने ये फोन पे मध्यस्थता के लिए आगे आए, लेकिन पुतिन ने ये भारी भारी ये 3 शर्त रखा, जो तीनों शर्त यूक्रेन के खिलाफ जाता है। यूक्रेन की सरकार कभी भी इसको मान्यता नहीं देगी और इसी कारण इस शर्त का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन पुतिन ने अपने तरफ से युद्ध रोकने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन ये नाकाम रही। आगे हम देखते हैं कि जेलेंस्की साहब ने इन 3 शर्तों पे अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। जेलेंस्की साहब पूरी तरह से इन 3 शर्तों को नकार दिए और तुरंत ही उन्होंने इमीडिएट लेवल पे यूरोपियन यूनियन के जो सदस्यता पाने के लिए अप्लाई किया कि हमें जल्दी से जल्दी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता दिया जाए, जो कि वो शर्त में था पुतिन साहब के शर्त में कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ये कभी नहीं बनेगा। लेकिन इस शर्त के सुनने के बाद ये भी जोश में आ गए, बोले अभी दिखाता हूं तुम्हें कि कैसे मैं सदस्यता लेता हूं। तो आप समझ रहे ये युद्ध शांत होने के बजाय और उग्र होते जा रहा है। अब जेलेंस्की साहब ने यूरोपियन यूनियन के मीटिंग में भी बात करी कि हमें तत्काल लेवल पे जल्दी से जल्दी सदस्यता दिया जाए। उसके बाद जो यूक्रेन में यूक्रेन की और जो रसिया की जो वार्ता हुई है बेलारूस में, जेलेंस्की साहब के तरफ से कहा गया है कि अगली जो वार्ता हो, ये वार्ता पहली वार्ता तो एक नाकाम रही और दूसरी वार्ता जो हो उस पे सहमति बनी है कि नेक्स्ट वार्ता भी होगा। इस वार्ता से एक ही अच्छा चीज आया है कि दोनों देश अगली वार्ता के लिए तैयार हो गया। अगली वार्ता का जगह की जो बात की गई वो कि पोलैंड और जो बेलारूस है
इसके बॉर्डर के आसपास जगह तय किया जाए, न कि रसिया और बेलारूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां पे। तो यहाँ पे सेकेंड वार्ता होगी। अभी सेकेंड वार्ता के लिए रास्ता खुला हुआ है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। और जो यूएन है, यूएन ने क्या करा है, यूएन जो है रसिया के जितने भी प्रतिनिधि थे संयुक्त राष्ट्र में, उन 12 को निकाल के रसिया वापस भेज दिया। आप देख रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र पे वैसे भी सवाल खड़ा हो रहा था कि ये जो है ये अमेरिका का कठपुतली है, और इस तरह का जो स्टेप लिया गया है, रसिया के लोगों को वापस भेजा गया है, इससे संयुक्त राष्ट्र के बारे में और क्लियर हो जाएगी कि ये कुछ नहीं, ये सिर्फ अमेरिका के ही कहने पे चलता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से अमेरिका का दुकान हो चुका है। पुतिन साहब इससे शांत होने के बजाय और उग्र हो जाएंगे, क्योंकि अब जो जहां तक जो वैश्विक संगठन में कम से कम प्रतिनिधित्व थे, अब तो प्रतिनिधि भी वापस आ गए। तो आगे अब न्यूक्लियर वार की तरफ दुनिया जाती दिख रही है, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अमेरिका कभी भी डायरेक्ट वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेगी। आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्लान कर रहा है रसिया को, और वो हो भी रहा है। कुछ 2-3 दिन में जो रशियन करेंसी है वो इतनी कमजोर हो गई है, 30% नीचे गिर गई है, रूबल जो है उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। तो इसी तरह रसिया को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। और इधर जो जेलेंस्की साहब है वो भी फुल मोड में है कि नहीं, हम यूरोपियन यूनियन और नाटो का हिस्सा बन के ही दिखाएंगे, और हम हारेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। कहने का मतलब है कि पहली वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही है, और दूसरी वार्ता के लिए अभी सहमति बनी है। देखते हैं दूसरी वार्ता में क्या होती है, फिर हम नए तथ्यों के साथ आएंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।